गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोमेक फिजियोथेरेपी क्लिनिक। मैं डॉक्टर अकरम खान आज आपके साथ हूँ और आज का टॉपिक है कि फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस क्या होती है और कहाँ कहाँ इस फील्ड को हम यूज़ कर रहे हैं। आजकल के सिनेरियो में कहाँ कहाँ ये फील्ड यूज़ में आ रही है। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी एक 4.5 ईयर का बैचलर्स कोर्स है, उसके बाद मास्टर्स भी है उसके अंदर, और उसके बाद PhD भी है, और 10+2 साइंस बायोलॉजी का कोई भी स्टूडेंट अगर पास आउट करता है तो फिजियोथेरेपी ज्वाइन कर सकता है। विद सर्टेन सम एग्ज़ाम होते हैं, किसी का प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अलग एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट के अलग एग्ज़ाम है, वो सब क्लियर करके कर सकता है। तो बेसिकली क्या है कि फिजियोथेरेपी 4 ईयर का कोर्स एंड 6 मंथ्स इंटर्नशिप है। तो 4 ईयर का कोर्स के बाद में आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, बेसिक चीज़ें सारी पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के साथ में इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्सरसाइज थेरेपी, उसके बाद में कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स, ऑब्स गाइनी एंड स्किन, whatever it is include with the MBBS courses, we have to read on all the things. Sometime in the हम head and neck और टंग और cheeks वगैरह के लिए हम थोड़ा बहुत डेंटल में भी हम एंटर कर जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जब बैचलर्स कंप्लीट होता है तो हमारी इंटर्नशिप रोटेटरी लगती है हर एक डिपार्टमेंट में। हम इमरजेंसी में भी हमारी इंटर्नशिप लगती है, और ऑर्थोपेडिक में, न्यूरोलॉजिकल में, न्यूरोसर्जिकल में, वॉट-एवर इट इज़, ऑन्कोलॉजी में, सारी जगह पे हमारी फिजियोथेरेपी की इंटर्नशिप हम कर सकते हैं। और वो डिपेंड करता है आप कौन सा हॉस्पिटल से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप मास्टर्स में एंटर करना चाहते हैं या बैचलर्स कंप्लीट के बाद आप क्लिनिकल भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एकेडमिक्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। तो मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी इन डिफरेंट फील्ड्स में होती है। यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस हैं इंडिया में, वो आप कहीं से भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो मास्टर इन फिजियोथेरेपी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आजकल की सिनेरियो में, ऑर्थोपेडिक, देन आ जाता है स्पोर्ट्स, देन आ जाता है न्यूरोलॉजी में न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों कंप्लीट कवर हो जाता है। उसके बाद आ जाता है पीडियाट्रिक्स, ऑब्स गाइनी, जीडियाट्रिक, ओल्ड एज वालों में अलग से फिजियोथेरेपी का कोर्सेज स्टार्ट किया गया, और एक रिहैबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब में मास्टर के साथ साथ, इनके साथ के अंदर एकेडमिक के साथ साथ, क्लिनिकल के साथ साथ एकेडमिक भी आपका साथ साथ चलता रहता है, और आप मास्टर्स की डिग्री परस्यूइंग कर सकते हैं। मास्टर्स की डिग्री 2 साल की होती है, और ये कोई भी कॉलेज इंडिया में आपको साथ में अवेलेबल है। अब थर्ड चीज़ हो जाती है PhD। फिर वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि अगर आप क्लिनिकल में ही रहना चाहते हैं, आगे का क्लिनिकल में रिसर्च पर्पज़ से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके बाद आप PhD वगैरह भी कर सकते हैं, और इसके साथ आज एलिजिबल भी हो जाएंगे असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर एंड लेटर ऑन प्रोफेसर। बहुत से लोग क्या करते हैं, बैचलर्स डिग्री खत्म करने के बाद अपना फील्ड चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो MBA में चले जाते हैं। वो आपकी चॉइस है कि बैचलर्स करने के बाद आपको क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या आप कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। और बेसिकली अगर बहुत से लोग स्विच भी करते हैं तो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड ही चीज़ें करते हैं, जैसे MSc एनाटॉमी कर लिया, फिजियोलॉजी कर लिया, बायोकेमिस्ट्री कर लिया, MSc कोर्सेज कर लेते हैं। तो उनका जो लाइन ऑफ ट्रैक है वो मेडिकल से जुड़ा हुआ ही रहता है। हमारा एकेडमिक्स की तरफ एज ए डेमोस्ट्रेटर किसी भी मेडिकल कॉलेज में वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप उसके बाद में MSc कोर्सेज दूसरे वाले भी कर सकते हैं। आप सिविल सर्विस की तैयारी भी कर सकते हैं, RAS IPS या IAS की तैयारी भी कर सकते हैं, बैंक क्लर्क की तैयारी भी कर सकते हैं, बैंक PO की तैयारी भी कर सकते हैं। वॉट-एवर आप एलिजिबल हो जाते हैं जब बैचलर डिग्री करते हैं, तो आपसे सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज के देने के लिए आप रेडी हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं, या आप एग्ज़ाम दे सकते हैं गवर्नमेंट का। और उसके बाद बहुत से लोग अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद बहुत से लोग अपना क्लिनिक भी ओपन कर लेते हैं, या तो इंटर्नशिप के बाद किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेते हैं, क्लिनिक ओपन कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। कुछ लोग NGOs में काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग NGO के साथ साथ कुछ लोग आजकल बहुत ट्रेंड में है, जिम के अंदर भी फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जो स्पोर्ट्स या से रिलेटेड थेरेपिस्ट होते हैं वो उसमें चले जाते हैं। बहुत से लोग किसी क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं बैचलर्स के बाद ही। मास्टर्स मोस्टली स्पेसिफिक हो जाता है एकेडमिक्स के लिए, वो मोस्टली एकेडमिक्स की तरफ ही जाते हैं फिर वो, और स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। और कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती है फिजियोथेरेपिस्ट को, कि NGO में हो गया, जिम में हो गया, खुद का क्लिनिक हो गया, प्राइवेट प्रैक्टिस हो गया, होम विजिट्स हो गए। और दूसरी चीज़ है कि हॉस्पिटल में जो डिफरेंट सिनेरियो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल फिजियोथेरेपी हो गई है। अगर बैचलर्स के बाद में अगर आप कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो तो फिर क्या होगा, फिर आपकी डिफरेंट वार्ड्स में ड्यूटी लगती है, कभी उसमें लगेगा जैसे कि
पोस्ट सर्जिकल बाद में कि जैसे किसी ऑर्थोपेडिक का हो गया, न्यूरो सर्जरी हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, आईसीयू में फिजियोथेरेपी सबसे इम्पॉर्टेंट की है कि हाउ टू मोबिलाइज ए पेशेंट विथ वेंटिलेटर और विदाउट वेंटिलेटर, वो कैसे उसको मोबिलाइज करता है या कैसे उसके एक्सरसाइज करता है, वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे जब आप कोर्स करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे तो सीखने को मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है कि कार्डियक वेस्कुलर थोरैसिक सर्जरीज़ में अगर किसी का भी हार्ट सर्जरी हुआ है या कुछ भी हुआ है तो उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज, चेस्ट एक्सरे को क्लीन करने के लिए या चेस्ट एक्सरसाइज एक्सपेंड करने के लिए पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कि इसको जल्दी से जल्दी आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करना है, तो इसके लंग्स को अच्छे से अच्छे मोबिलाइज कराएं और स्पूटम और इन्फेक्शन को, सेकेंडरी इन्फेक्शन को उससे बचाने का काम थेरेपिस्ट करता है, क्योंकि वो बहुत सारी एक्सरसाइज कराता है, लंग्स को इन्फ्लेट और ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजन करवाने की कोशिश करता है। ये बहुत सी टेक्निक्स होती है, बहुत सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जो आईसीयू वाले जब वहाँ जाते हैं या वो पढ़ते हैं वो क्लिनिकल इम्प्लीकेशन में सीख जाते हैं। और उसके बाद हमारा ऑनको में भी बहुत काम आता है। ऑनको सर्जरीज़ कोई भी होती है, अगर वो बैरियाट्रिक सर्जरीज़ कोई भी होती है, ऑन्कोलॉजी में अगर किसी का मुंह का सर्जरी हुआ है, एब्डोमेन का सर्जरी हुआ या कोई भी जनरल सर्जरी कोई भी हुआ है, अगर एब्डोमेन से रिलेटेड या शोल्डर वगैरह चेस्ट से रिलेटेड, तो उसके अंदर ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा कुछ ना कुछ अपने इनपुट्स देता है। बैरियाट्रिक सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर किसी को वज़न कम करने की कोई सर्जरी करवा रहे हैं तो उसके अंदर डॉक्टर पहले उसका एम्बुलेटरी लेवल चेक करता है कि भाई थेरेपिस्ट के साथ इसका एक असेसमेंट कर लिया जाए कि इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ADL कितना अच्छा है और ये कितना कर पा रहा है। बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद इसको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट आएगी और ये क्या क्या चीज़ें इसको कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, मसल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये सब हॉस्पिटल बेसिस हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि होम फिजियोथेरेपी। बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो स्ट्रोक हो गया, पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, जिसमें मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो गई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि पेशेंट रोज़ आपके पास हॉस्पिटल बेस में या पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी जैसे कि CP हो गया या GPS वगैरह, कुछ भी प्रॉब्लम किसी को है, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट है, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि बच्चा या पेरेंट्स आपके पास उसको नहीं लेके आ पाते हैं, या फिर उनको जैसे कि कोई हॉस्पिटल से घर से हॉस्पिटल नहीं लेके आ सकते क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है, आप बॉडी काम नहीं कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, पैर को लकवा मार गया, वो काम नहीं कर रहा है बॉडी का वो पार्ट, तो क्या करेंगे कि थेरेपिस्ट उनके घर जाता है, उनको एक्सरसाइज सिखाता है कि क्या करना है, क्या किस चीज़ करने से उसको इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और धीरे धीरे लाइफ अपने ईजी हो जाएगी। लाइक स्ट्रोक के बाद, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद, सेरेब्रल पाल्सी के बाद, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट की रिकमेंडेशन हो जाती है, डिमांड हो जाती है कि घर पे जाके वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो ये भी सब एक अच्छा ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है। और क्लिनिकल में बहुत सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। जब आप अपनी इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो आपके पास ऑप्शंस की लाइन लग जाएगी कि यार क्या कर सकते हैं हम फ्यूचर में, और क्या कर सकते हैं, ओल्ड एज वालों के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। वो क्रिएटिव है, आपकी माइंड की क्रिएटिविटी है कि आप क्या कर सकते हैं। स्पेशल स्कूल्स आजकल बहुत सारे खुल गए हैं। स्पेशल स्कूल्स में फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। हियरिंग में जिस किसी को हियरिंग का वाला का प्रॉब्लम है उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प कर सकता है, क्योंकि हियरिंग वालों को बैलेंस का इशू आता ही आता है। तो स्पेशल स्कूल्स में भी आजकल फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल बड़े बड़े स्कूल्स वगैरह जो होते हैं वो भी फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करते हैं कि यार हमारे स्कूल में एक थेरेपिस्ट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक PTI तो हो गई, एक स्पोर्ट्स टीचर तो हो गई, पर थेरेपिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जब अगर इंजरी हुई किसी को तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड कौन करेगा, वो है फिजियोथेरेपिस्ट। तो अगर फील्ड में भी है, क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, तब भी आपने देखा होगा कि वो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट ही ग्राउंड पे पहुंचता है, वो असेस करता है, फिर उसको लगता है कि उसको रिक्वायरमेंट लगती है कि उसको कैसे ठीक होगा, कुछ भी होगा, उसके अकॉर्डिंग आगे फर्दर ट्रीटमेंट प्लान करता है। सो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं तो PhD का मस्ट कंपलसरी हो जाएगी, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो जाएंगे और बहुत सी चीज़ों में आपको कर सकते हैं। और पीडियाट्रिक में जैसे कि ऑटिज़म वगैरह के आजकल केसेस बहुत देखने को मिलते हैं, तो ऑटिज़म वालों के लिए फिजियोथेरेपी ही सबसे बढ़िया इलाज है कि उसको किस तरीके से बच्चे को ट्रेन करना है इन फ्यूचर में अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के लिए। तो इसके साथ और मैं अपना आज का ये ब्लॉग यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर फिजियोथेरेपी से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड या उसके अलावा कोई चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं फिजियोथेरेपी में आके, या फिजियोथेरेपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कमेंट आप मुझे करके बताएं। मेरे से कोई भी इससे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मैं यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।